नमस्कार दोस्तों, हमारे इस मंच पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि देश के अंदर लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और हरियाणा में भी 10 सीटों पर लोकसभा चुनाव होने हैं। हम एक एक सीट का जो है विश्लेषण कर रहे हैं। आज हम बात करते हैं भिवानी लोकसभा के बारे में। भिवानी लोकसभा जो कि पूरा भिवानी डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर आता है और महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो है वो इसके अंदर आता है। दो डिस्ट्रिक्टों से जुड़कर जो है भिवानी लोकसभा की सीट बनी है। इसके अंदर महेंद्रगढ़ जैसा कि है वो कुछ राजस्थान बेल्ट को लगता हुआ चलता है। अगर हम बात करें यहां पर कॉन्स्टिट्यूएंसी की, तो यहां पर जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं लोहारू, भादरा, दादरी, भिवानी, तोशाम, अटेली, महेंद्रगढ़, नारनौल, नंगल चौधरी, ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। अगर यहां की हम लिटरेसी रेट की बात करें तो यहां पर 66.75% जो है लिटरेसी रेट है। इस एरिया के अंदर पानी की बहुत गहरी समस्या है। यहां पर जो है वो स्प्रिंकल से, फुहारों से खेती होती है, ये जर्नली बताया मैंने। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो यहां पर जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो 0.8% है, एससी 19.17% है और सिख जो है 0.17%। मतलब अगर मुस्लिम और सिखों को मिला दें तो 1% के आसपास जो है वोट होंगी, और अगर एससी को मिला दें तो 19% ऐसा मोटा मोटी सी बात मान लेते हैं। तो ये तो हुई पॉपुलेशन की बात। अब हम बात करते हैं यहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है 2019 के अंदर और 2014 लोकसभा में यहां से धर्मवीर सिंह बने थे। और अगर 2009 की बात करें तो यहां से श्रुति चौधरी जो कि पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल की पोती है और किरण चौधरी की बेटी है, वो जो यहां से एमपी बनी है। अब बात करें यहां पर जब 2019 के अंदर विधानसभा चुनाव हुए तो किस किस पार्टी के कितने एमएलए बने, तो इन जो टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी पर बीजेपी के एमएलए बने, 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी पर कांग्रेस के एमएलए बने और 1 कॉन्स्टिट्यूएंसी पर जेजेपी का एमएलए बना और 1 कॉन्स्टिट्यूएंसी में इंडिपेंडेंट एमएलए बना। इससे यह पता लगता है कि 2019 लोकसभा के बाद जो है 2019 विधानसभा जब हुए तो क्या परिवेश बना। आइए अब बात करते हैं 2014 के लोकसभा चुनाव की। जैसा कि मैं बार बार कहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो पूरे शाइनिंग स्टार के तौर पर उभर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी जो है वो जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रही थी उस वक्त। तो भिवानी लोकसभा में 2014 के अंदर कैसी स्थिति होती है। 2014 के अंदर कांग्रेस से टिकट मिलता है श्रुति चौधरी को, बीजेपी से टिकट मिलता है धर्मवीर सिंह को और इनेलो से टिकट मिलता है बहादुर सिंह को, बीएसपी से टिकट मिलता है वेदपाल तंवर को और आम आदमी पार्टी से टिकट मिलता है ललित अग्रवाल को। अब हम बात करते हैं कि किसको कितने वोट मिलते हैं। तो कांग्रेस को 2,68,007 वोट मिलते हैं। अगर परसेंटेज की बात करें तो 26.1% यहां पर वोट कांग्रेस को मिलता है। अगर हम बात करें बीजेपी की तो बीजेपी के उम्मीदवार को यहां से 4,04,065 वोट मिलते हैं और अगर परसेंटेज की बात करें तो 39.3% वोट जो है वो बीजेपी के कैंडिडेट को मिलते हैं। वहीं बात करें इनेलो की तो इनेलो के उम्मीदवार को 2,75,062 जो है वोट मिलते हैं और जो परसेंटेज है 26.7% वोट जो है वो इनेलो को मिलता है। बीएसपी की बात करें तो 27,823, 2.7% जो है वोट बैंक बीएसपी के हाथ लगता है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो 22,172 वोट जो है
आम आदमी पार्टी को मिलते हैं और परसेंटेज में 2.2% मिलते हैं। दोस्तों ये था 2014 का लेखा जोखा। अगर 2014 के कंक्लूजन की बात करें तो बीजेपी नंबर 1 पर थी, नंबर 2 पर यहां से इनेलो थी और नंबर 3 पर जो है वो थोड़ी सी परसेंटेज के कारण से नंबर 3 पर कांग्रेस आती है यहां पर। अब बात करते हैं 2019 लोकसभा की, जहां पर बालाकोट और मोदी जी रो दिए थे। अब बात करते हैं 2019 के लोकसभा चुनाव की। 2019 के अंदर कांग्रेस से श्रुति चौधरी को टिकट मिलती है और बीजेपी से धर्मवीर सिंह को ही टिकट मिलती है और जेजेपी से स्वाति यादव जो है वो यहां से चुनाव लड़ती हैं। और अगर हम वोट की बात करें तो 2,90,463 वोट जो है वो कांग्रेस को मिलते हैं और अगर परसेंटेज की बात करें तो 25.4% वोट जो है कांग्रेस को मिलते हैं। अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी जो है एकदम जंप लगाती है और 7,25,725 वोट, बड़ा अच्छा नंबर है, 725 वोट उनको मिलते हैं। और परसेंटेज की बात करें तो 63.4% जो है वोट वो बीजेपी को मिलते हैं। लगभग इनेलो का जो है वो सुपड़ा साफ हो जाता है, इनेलो क्योंकि जेजेपी बन जाती है उस वक्त और सारा वोट जो है वो ट्रांसफर दिखता है सीधा सीधा बीजेपी को। और अगर जेजेपी की बात करें तो यहां से 84,236 वोट हैं जेजेपी के कैंडिडेट को मिलते हैं और परसेंटेज की बात करें तो 7.4% वोट मिलते हैं। दोस्तों मैं एक चीज बताना चाहता हूं आपको इस बीच में, मैंने ये बात साफ तौर पर देखी हर एक लोकसभा का अभी तक जैसा एनालिसिस किया है कि 2014 का जो इनेलो का वोट बैंक था वो कहीं ना कहीं सारा का सारा जो है वो बीजेपी को ट्रांसफर दिखता है, लगभग डबल हो जाती है मार्जिन जो है वोटों का बीजेपी का। तो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जेजेपी, देखिए जेजेपी उस टाइम पे बोर्न होती है और जेजेपी जो है अलग चुनाव लड़ रही थी, लेकिन ऐसा साफ तौर पर लगता है कि जेजेपी का जो वोट बैंक था या इनेलो का जो वोट बैंक था वो सारा का सारा कहीं ना कहीं बीजेपी को ट्रांसफर हुआ था 2019 के अंदर। दोस्तों अब बात करते हैं हम 2019 के विधानसभा चुनाव की, जो कि लोकसभा से ठीक 6 महीने बाद हुए थे। तो उस वक्त जो है पार्टियों की स्थिति क्या थी ये भी जान लेते हैं, फिर हम विश्लेषण पर आएंगे। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को भिवानी लोकसभा में 2,67,421 वोट मिलते हैं और अगर वहीं हम बात करें परसेंटेज की तो 23.3% वोट जो हैं वो कांग्रेस को मिलते हैं। अगर हम बात करें बीजेपी की तो बीजेपी को 4,25,976 वोट जो हैं वो मिलते हैं और परसेंटेज में 37.1%। अब आप डिफरेंस देखेंगे, लोकसभा में 63% और विधानसभा में 37%। अगर इनेलो की बात करें तो इनेलो का तो बिल्कुल सुपड़ा साफ हो गया था उस वक्त, तो 4341 वोट मिले और परसेंटेज में 0.4%। अगर बीएसपी की बात करें तो बीएसपी को यहां पर 60,562 वोट मिले और परसेंटेज की बात करें तो 5.3%। देखिए बीएसपी का भी काम लगभग ऐसा ही है पिछले कुछ चुनावों से कि वो किस तरह से या तो किसी पार्टी को फायदा पहुंचा दे या फिर कांग्रेस को नुकसान पहुंचा दे। लगभग कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने का ही काम जो है वो बीएसपी ने किया है। अब हम बात करते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव की। तो पहले तो किस किस को उम्मीदवार बनाया है किस पार्टी ने ये जान लेते हैं। कांग्रेस की बात करें तो राव दान सिंह को जो है यहां से अपना उम्मीदवार बनाया है और अगर बीजेपी की बात करें तो यहां से तो धर्मवीर सिंह जी हैं, हैट्रिक लगाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। अगर वहां से इनेलो और आरजेएलपी का जो है कंबाइंड जो है वो कैंडिडेट उतारा गया, उसका नाम है सुभाष कुमार। और अगर हम बात करें जेजेपी की तो बहादुर सिंह को यहां से टिकट मिला है और अगर हम बीएसपी की बात करें तो बीएसपी ने सुनील शर्मा को यहां से अपना उम्मीदवार बनाया है।
अब विश्लेषण करते हैं दोस्तों 2019 लोकसभा और 2019 विधानसभा के आधार पर यह विश्लेषण अगर हम देखें और समझने की कोशिश करें तो साफ तौर पर यह पता लगता है कि बीजेपी की जो है वो परसेंटेज गिरी, लेकिन हार फिर भी नहीं रही है बीजेपी। यहां से बीजेपी विधानसभा में भी एक ढंग से जीतती है। सबसे बड़ा जो मैंडेट है वो बीजेपी को इस लोकसभा से मिलता है। तो कांग्रेस जो है वो कहीं आसपास भी नहीं है, लगभग 14-15% का जो है वो डिफरेंस है। तो अगर इन दोनों इलेक्शंस की बात करें तो इन दोनों इलेक्शन में तो साफ तौर पर यह पता लगता है कि भारतीय जनता पार्टी यहां से जीतेगी। लेकिन अगर 4.5 साल या 5 साल का राज देख लिया जाए सेंटर के अंदर बीजेपी का और स्टेट के अंदर बीजेपी का, तो बीजेपी ने बहुत जो है कोशिश की, प्रयास किया कि काम करें, हम जनता के हित में काम करें, लेकिन ऐसा हुआ लगता नहीं है। और पिछले बीते 4.5 साल में एंटी इनकम्बेंसी जो है वो गवर्नमेंट के प्रति इतनी बढ़ गई लोगों की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे अपने अजीज दोस्त मनोहर लाल खट्टर को ही मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाना पड़ा और जो है वो सैनी, नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाकर ये संदेश दिया कि कोई बात नहीं, कि अगर ये व्यक्ति ठीक काम नहीं कर रहा तो हम आपको आपके बीच का ही रिजर्व्ड समाज का व्यक्ति आपके बीच देते हैं, सैनी समाज से आपको हम कैंडिडेट दे देते हैं। तो पूरी कोशिश की गई कि जनता के बीच ये मैसेज दे दिया जाए लोकसभा चुनाव में, क्योंकि अभी 6 महीने बाद ही विधानसभा चुनाव है, अब तो 5 महीने ही बचे हैं। तो ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि फेलियर जो है कोई बात नहीं, लेकिन इनके कारण से था तो हमने दूसरा मुख्यमंत्री देते हैं। जबकि वही मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि बिना खर्ची बिना पर्ची, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सब जगह एक समान विकास, ठीक है, रोजगार के बहुत अवसर प्रदान किए, लेकिन जनता के बीच जो है वो मैसेज पहुंचा नहीं। ताकि बीच अगर मैसेज पहुंचा तो ये पहुंचा कि फ्री में राशन देने की व्यवस्था बनी। चाहे केंद्र सरकार हो चाहे सेंटर की सरकार, डबल इंजन की ये सरकार जो है जनता को कन्विंस करने में कहीं ना कहीं विफल सी हुई है। देखिए, पार्टियां चुनाव जरूर लड़ती हैं, उनके कैंडिडेट्स चुनाव लड़ते हैं, उनका प्रचार उस पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे होते हैं, लेकिन कार्यकर्ता कभी भी इतने अधिक नहीं हो सकते, ना होते हैं कि वो पूरे प्रदेश के लोग जो हैं किसी पार्टी के कार्यकर्ता बन जाए। बहुत कम कार्यकर्ता होते हैं जो डेडिकेटेड होते हैं, जो समाज के अंदर जाकर पार्टी का प्रचार करते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त पर मजबूत पार्टी है, लेकिन वहीं पर जनता भी जो है वो बहुत मजबूत दिख रही है इस वक्त। जिस तरह से ये साफ तौर पर दिख रहा है कि भिवानी की सीट पर जबरदस्त टक्कर होगी, एक तरफा चुनाव नहीं है कि 3-4 लाख का मार्जिन जो था जीत का, वो अब की बार ऐसा होने वाला नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी को भिवानी की लोकसभा, भिवानी और महेंद्रगढ़ के लोग जो है वोट देंगे, तो ऐसा कोई कार्य किया नहीं है जिसके ऊपर उनको वोट मिले। ना वहां तक पानी की समस्या हल की गई, ना रोजगार की समस्या हल हुई, ना कोई ग्रीनरी बढ़ी वहां पर, ना नए तरह की कोई फसल उगाने का कोई कार्यक्रम चला। कागजों में सारे कार्यक्रम बहुत बढ़िया से, हर पार्टी की जब सरकार बनती है किसी पार्टी की तो बहुत बढ़िया से चल रहे होते हैं। कागजों में ऑर्गेनिक खेती हो रही होती है, कागजों में पूरा प्रदेश के अंदर पेड़ ही पेड़ होते हैं, पूरा हरा भरा होता है, लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग होती है। कागजों में वाटर लेवल ऊपर आ चुका होता है, लेकिन जमीनी हकीकत में वाटर लेवल जो है
और 100-200 फुट नीचे चला जाता है हर 5 साल में। तो जो मुख्य समस्याएं हैं लोगों की, रोजगार को लेकर, फैमिली इनकम को लेकर, फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी, महंगाई, बेरोजगारी, अग्निवीर, अग्निपथ जैसी योजनाएं, तो ये भी एक समस्या बनेगी भारतीय जनता पार्टी के लिए। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस जो है अब की बार बहुत जबरदस्त टक्कर यहां पर देने वाली है। वहीं इनेलो भी जो है अपना जनाधार, जो कि 2014 में उनका जनाधार था, ऐसा कोशिश करेगी। जेजेपी भी चाहेगी कि उनके भी कुछ वोट बैंक इंक्रीज हो, और वहीं बीएसपी भी कोशिश कर रही है कि एससी वोटों का ध्रुवीकरण कर रहे हैं। लेकिन मुख्य फाइट जो है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही दिखती है। बाकी तो जनता तय करेगी कि उन्हें हिंदू मुस्लिम पर वोट देने हैं या भाईचारा बनाकर रखना है, और ये दोनों तरफ से होना चाहिए। जनता तय करेगी कि बेरोजगारी, महंगाई, अग्निवीर, अग्निपथ, भ्रष्टाचार, इन जैसे मुद्दों पर वोट करेगी क्या। दूसरा, एक बात और बता दूं कि इस बार 2019 की तरह मोदी फैक्टर भी जनता के बीच से गायब है। जैसे लोग ऊब से गए हैं, और ये जैसा कि मैं बार बार कहता हूं, ये चुनाव अब की बार सरकार में जो पार्टी है बीजेपी और विपक्ष में जनता है, ये चुनाव जनता और बीजेपी के बीच का चुनाव है। यहां पर किसी भी तरह से किसी दूसरी पार्टी का कोई भी अस्तित्व नहीं है। चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो मर्जी कहते हो, चाहे मायावती जो मर्जी कहती हो, चाहे अभय सिंह चौटाला जी जो मर्जी कहते हो, चाहे अजय चौटाला जी जो मर्जी कहते हो, दुष्यंत चौटाला कुछ भी कहते हो, लेकिन ये चुनाव जो है सरकार, बीजेपी और जनता के बीच का चुनाव